डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, इसके एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में। आइए बात करते हैं एशिया के दूसरे सबसे बड़े महाद्वीप अफ्रीका के बारे में। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका से बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है और अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार 37 डिग्री 14 मिनट उत्तरी अक्षांश से 34 डिग्री 50 दक्षिणी अक्षांश, 17 डिग्री 33 मिनट पश्चिमी देशांतर से 51 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य अफ्रीका स्थित है। अफ्रीका के उत्तर में यहाँ भूमध्य सागर और इससे ऊपर यूरोप महाद्वीप, पश्चिम में अंध महासागर जिसे अटलांटिक ओशन भी कहते हैं, दक्षिण में दक्षिणी महासागर और पूर्व में अरब सागर और हिंद महासागर स्थित हैं। पूर्व में स्वेज भूडमरू मध्य इसे एशिया से जोड़ता है और स्वेज नहर इसे एशिया से अलग करती है। इस महाद्वीप में विशाल मरुस्थल, अत्यंत घने वन, विस्तृत घास के मैदान, बड़ी बड़ी नदियां, झीलें और विचित्र जंगली जानवर मिलते हैं। मुख्य मध्याह्न रेखा जिसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, वह लाइन इसके यहाँ से गुजरती और घाना देश की राजधानी अकरा शहर से यह गुजरती है। यहाँ बहुत से जलप्रपात और वर्षावन भी हैं। एक मरुस्थल है सहारा मरुस्थल और इसके दूसरी तरफ यहाँ किलिमंजारो पर्वत भी है जो कि सुसुप्त ज्वालामुखी है। युगांडा, तंजानिया और केन्या की सीमा पर स्थित विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पर विक्टोरिया झील स्थित है और संपूर्ण पृथ्वी पर मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह झील दुनिया की सबसे लंबी नदी नील के पानी का स्रोत भी है। यहीं से नील नदी का उद्गम होता है और नील नदी यहाँ से बहती हुई इस प्रकार, और यह विश्व की एकमात्र नदी है जो किसी मरुस्थल को पूरा क्रॉस करके अपना सफ़र तय करती है समुद्र तक। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले मानव का जन्म और विकास हुआ और यहीं से जाकर वे दूसरे महाद्वीपों में बसे, इसलिए इसे क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। मानव सभ्यता की जन्मभूमि भी अफ्रीका को ही कहा जाता है। यहाँ विश्व की दो प्राचीन सभ्यताएं मिस्र और कार्थेज का भी विकास हुआ। अफ्रीका के बहुत से देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए और सभी अपने आर्थिक विकास में फिलहाल लगे हुए हैं। अफ्रीका अपनी बहुरंगी संस्कृति और ज़मीन से जुड़े साहित्य के कारण भी विश्व में प्रसिद्ध है। यदि हम अफ्रीका की टोपोग्राफी को देखें तो यह इसकी भूमि मेज की तरह ऊंची नीची और पहाड़ियों से युक्त है। अफ्रीका का एकमात्र मोड़दार पर्वत एटलस जो कि इसके उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और अफ्रीका की पूर्वी उच्च भूमि जो कि ये वाला पार्ट है, इसके उत्तरी भाग में इथोपिया स्थित है और दक्षिणी भाग जो है वो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहलाता है। और अफ्रीका के दो सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो और केन्या इन्हीं दोनों के मध्य स्थित है, इथोपिया और ड्रैकेंसबर्ग के। ये दोनों ही पर्वत ज्वालामुखी पर्वत हैं। पूर्वी उच्च भूमि में ये एक लंबी दरार घाटी भी है जो यहाँ मालावी झील से प्रारंभ होकर के उत्तर में लाल सागर को पार करते हुए एशिया तक है। और इस ग्रेट रिफ्ट वैली का जिक्र हम आगे स्लाइड में करेंगे। इस ग्रेट रिफ्ट वैली में बहुत सी झीलें भी स्थित हैं, जैसे एडवर्ड लेक है, टंगानिया है, रुडोल्फ लेक है, अल्बर्ट लेक है, तंजानिया लेक है
इन सब में विक्टोरिया लेक सबसे बड़ी लेक है, जो कि हमने पिछली स्लाइड में हम जिक्र कर चुके हैं। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी इसी झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। यदि हम अफ्रीका की नदियों की बात करें तो यहाँ पर सेनेगल नदी है, और यहाँ से नाइजर नदी निकलती है। सॉरी, यहाँ मैंने क्रम उल्टा बता दिया, यहाँ से निकलकर यहाँ गिरती। और जायरे या कांगो नदी की बात करें तो वह यहाँ से निकलकर, और यह नदी इक्वेटर को, विषुवत रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। इसी तरह साउथ में यहाँ पर ऑरेंज रिवर है, और यहाँ पर लिम्पोपो नदी है, यहाँ पर जाम्बेजी नदी है। यदि हम क्लाइमेट की बात करें तो अफ्रीका का जो जलवायु है वो उष्ण जलवायु है, और यहाँ वर्ष पर्यंत जो इक्वेटर का जो भाग है यहाँ पर, इसके बारे में आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अफ्रीका के जो हमने टोपोग्राफी की बात की थी, उसका एक एडवांटेज ये है कि यहाँ पर्वतों की ऊंचाई के कारण और धरातलीय बनावट अफ्रीका की इस तरह है कि यहाँ पर जल विद्युत के उत्पादन की काफ़ी संभावनाएं हैं। और नील नदी पर जो एक करीबा बांध बना हुआ है, इससे यहाँ पर काफ़ी अत्यधिक मात्रा में जल विद्युत का उत्पादन भी होता है। अफ्रीका विश्व की 5% से भी कम जल विद्युत फिलहाल उत्पन्न कर रहा है, जबकि इसकी यदि संभाव्यता देखें तो यह टोटल 28 से 30% तक उत्पादन कर सकता है। सोलर के लिए भी यहाँ काफ़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि सारा मरुस्थल है और यहाँ गर्मी काफ़ी पड़ती है, इसलिए सोलर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। कालाहारी मरुस्थल भी है, और संसार का सबसे ऊंचा तापमान वाला स्थल लीबिया में अल अजीजिया नामक स्थान पर दर्ज किया जा चुका है, और मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ 58 डिग्री तक पहुँच जाता है। अफ्रीका को लैंड ऑफ बिग एनिमल्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के सवाना के जो घास प्रदेश हैं, उस सवाना क्षेत्र में काफ़ी बड़े बड़े जानवर जिनका आकार काफ़ी ज़्यादा है वो पाए जाते हैं, जैसे जिराफ, जेब्रा, एलिफेंट, ऊंट, शुतुरमुर्ग इत्यादि। यदि अफ्रीका के नाम के पीछे यदि हम देखें तो इसके पीछे कई कहानियाँ और धारणाएं हैं। 1981 में प्रकाशित एक रिसर्च के अनुसार अफ्रीका शब्द की उत्पत्ति बर्बर भाषा के शब्द इफ्री या इफ्रोन से हुई है, जिसका अर्थ है गुफा होता है, जो गुफा में रहने वाली जातियों के लिए प्रयोग किया जाता था। एक और धारणा के अनुसार अफ्री उन लोगों को कहा जाता है जो उत्तरी अफ्रीका में प्राचीन नगर कार्थेज के निकट रहा करते थे। कार्थेज में अफ्री शब्द का अर्थ धूल है। कालांतर में कार्थेज रोमन साम्राज्य का अधीन हो गया, और लोकप्रिय रोमन प्रत्यय का CA जो किसी नगर या देश को जताने के लिए प्रयोग किया जाता था, अर्थात अफ्री के आगे ये है का प्रत्यय रोमन प्रत्यय लगा, तो ये अफ्रीका शब्द की उत्पत्ति हुई। भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य से गुजरती है, मैंने पहले मेंशन किया था, यहाँ से बिल्कुल मध्य से गुजरती है, और इसके उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण से मकर रेखा गुजरती है। उत्तर और दक्षिण में बहुत कम भाग समशीतोष्ण कटिबंध में पड़ते हैं, और ज़्यादातर भाग जो कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, अतः यहाँ वर्ष भर ऊंचा तापमान रहता है। अफ्रीका के ऊंचे पठार और पर्वतीय भागों में साधारण तापक्रम रहता है।
अफ्रीका एक विशाल महाद्वीप है, अतः इस महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में जलवायु कुछ विषम है। अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग पूर्वी और व्यापारिक पवनों के प्रभाव में रहता है, जिससे महाद्वीप के पूर्वी भाग में तो वर्षा होती है, परंतु पश्चिम भाग में आते आते हवाएं शुष्क हो जाती हैं। जैसे ट्रेड विंड्स की हम बात करें, जो कि मानसून हवाओं का ही पार्ट है, तो जैसे ही मानसून यहाँ एंटर होता है तो इस भाग में, पूर्वी भाग में यहाँ खूब बरसात होती, और उसके बाद में जैसे ही इन हवाओं को मॉइस्चर मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि थल भाग में आ चुकी है, तो इस भाग में तो खूब बरसात होती है और यहाँ आते आते शुष्कता आ जाती है। इसीलिए यहाँ पर सहारा मरुस्थल है और यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल। और ठंडी धाराओं का भी फर्क पड़ता है कि यहाँ पर जैसे बेंगुला है, कनारी, ये दोनों समुद्र में बहने वाली ठंडी धाराएं हैं। इसके फलस्वरूप यहाँ पर तापमान गिर जाता है क्योंकि ठंडी हवा है, और ताप दाब का विपरीत संबंध होता है। तापमान कम है तो वायुदाब अधिक हो जाता है, और वायुदाब अधिक वायुदाब से हवाएं न्यून वायुदाब की तरफ चलती हैं, तो ये हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर ठंडी है, तापमान कम तो वायुदाब ज़्यादा, तो हवाएं उच्च वायुदाब से जहाँ भी निम्न वायुदाब होगा उस ओर चलने लग जाती हैं, तो ये पार्ट शुष्क रहता है, यहाँ पर बरसात कम होती है। इस डायग्राम से हम देखें तो विषुवत रेखा अफ्रीका के बिल्कुल मध्य से जाती है, जिसे इक्वेटर भी कहते हैं, और इसी वजह से यहाँ सालों भर बरसात होती है, और जिससे जलवायु भी उष्ण आर्द्र रहती है। भीषण गर्मी के कारण आप देख सकते हैं यहाँ पर हवाएं ऊपर उठती हैं और फिर 23.5 डिग्री पर नीचे गिरती हैं। हैडली सेल अगर आपने पढ़ी होगी तो आप इस मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। और यहाँ पर 0 डिग्री पर हवाएं बीच को ऊपर उठती हैं और ऊपर उठकर फैल जाती हैं संघनित होकर, और ये प्रतिदिन यहाँ दोपहर के पश्चात बरसात हो जाती है। इस कारण यहाँ की जलवायु काफ़ी नम है और यहाँ के लोगों के लिए मलेरिया जैसी समस्याएं इस नमी के फलस्वरूप ही पैदा होती हैं। और इसी तरह की उष्ण आर्द्र जलवायु के कारण यहाँ विषुवत रेखीय वन भी मिलते हैं, और इसके उत्तर और दक्षिण में बढ़ने पर वर्षा केवल ग्रीष्मकाल में ही होती है इन क्षेत्रों में। अब इन क्षेत्रों में उष्ण आर्द्र जलवायु है, और ये कह सकते हैं कि आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र है, और ये वाला क्षेत्र है वो ट्रॉपिकल और डेजर्टिक होने के कारण, जैसे मैंने क्लाइमेटिक कंडीशंस बताई थी कि यहाँ पर 23.5 डिग्री पर हवाएं नीचे गिरती हैं, तो नीचे गिरती हुई हवाएं बरसात नहीं करवाती, इसलिए यहाँ शुष्कता मिलती है। और इस अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र और इस शुष्क क्षेत्र के बीच में एक ट्रांजिशन क्षेत्र आता है जिसे हम सवाना कहते हैं, और इस सवाना का विस्तार यहाँ से यहाँ तक पूरा है, क्योंकि ये ट्रांजिशन क्षेत्र है और इसको हम उष्ण और आर्द्र दोनों इसमें मिक्सअप क्लाइमेटिक कंडीशन मिलती हैं। आइए रिफ्ट घाटी की एक बार बात कर लेते हैं। इस एनिमेशन के थ्रू आप देख सकते हैं कि रिफ्ट घाटी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका से प्रारंभ होकर और विक्टोरिया लेक से होते हुए और लास्ट में मालावी लेक इस रिफ्ट घाटी में यहाँ पर पड़ती। और रिफ्ट घाटी का मैकेनिज्म हम देखें तो सामान्यतः दो चट्टानों के भ्रंशन के फलस्वरूप वो एक दूसरे से विपरीत मुखी होने के कारण, या बीच का भाग नीचे धसाव के कारण, या साइड के पार्ट कई बार ऊपर उठ जाते हैं, इनके फलस्वरूप भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। और इस रिक्त क्षेत्र में वर्षा के बाद में पानी जमा हो जाता है। इसी के फलस्वरूप यह मालावी लेक, एडवर्ड लेक और रुडोल्फ और अल्बर्ट लेक्स, इस तरह की लेक्स का इस रिफ्ट घाटी में निर्माण हुआ है। यह तो था अफ्रीका के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आगे के लेक्चर्स में हम अफ्रीका की डेमोग्राफिक
इंडस्ट्रियल सेटअप, इकोनॉमी और कौन से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इनकी कंट्री